हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छा होंगे। तो हम कर रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, आप सबको पता है। तो अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है इसके बारे में। तो चलिए पहले हम थोड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। बिजनेस तो आपको पता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम बिजनेस कहते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे जो आसपास का वातावरण होता है। मतलब बिजनेस और इन्वायरमेंट दोनों को अगर हम देखें तो हमारे बिजनेस पर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स। जितने भी हमारे आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं किसको, बिजनेस को। तो दीज फैक्टर्स इंक्लूड गवर्नमेंट रूल्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड नेचर्स। तो ये कौन कौन से इन्वायरमेंट हो गए हमारे। एक तो इकोनॉमिक हो गया, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और नेचर। ये सारे हमारे क्या करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अ बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड इट्स एनवायरमेंट टू टेक अ गुड डिसीजन एंड ग्रो सक्सेसफुली। देखिए बिजनेस हमसे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है क्या, बिजनेस एनवायरमेंट से, कि हम कैसे गुड डिसीजन ले सके और जल्दी हमारा ग्रो सक्सेसफुल होए। इसका मतलब है जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमें बताता है कि हम कैसे अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर सकते हैं और कैसे गुड डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस में, इन्वायरमेंट को देखकर। आगे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब वो हमें बताते हैं कि क्या हम बिजनेस में सक्सेस कर सकते हैं या फेलियर। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि हम सक्सेस ही होंगे, जरूरी नहीं है कि हम फेल ही होंगे। अगर इन्वायरमेंट के तरीके से चले और रूल्स को अच्छे से फॉलो करके चले तो हमारा बिजनेस क्या होएगा, जल्दी से जल्दी ग्रो होएगा। तो चलिए मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग क्या आती है इसकी। बिजनेस इन्वायरमेंट इट डायनेमिक नेचर। डायनेमिक आपको पता है, जो अचानक से चेंज होना, मतलब डायनेमिक नेचर। जैसा हमारा नेचर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, वैसे ही हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। हमें नहीं पता चलता कि हाँ हम कैसे चेंज करें, लेकिन वो एक नेचर के ऊपर डिपेंड होता है। विच मीन्स इट चेंजिंग विद टाइम। मतलब कभी भी टाइम, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। दिस चेंज में क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिजनेस और पोज द चैलेंजेस and threats. Therefore, a business must continuously study and understand its environment in order to survive and grow. इन्होंने बताया कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो एक तो हम कंटिन्यूसली चलते रहे और उसको उससे हमें अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि हाँ हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर देखिए, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज करते हैं ना, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज जो मुश्किलें होती हैं वो तो हमें झेलनी पड़ती है कि हाँ चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें मतलब रिस्क तो उठाना पड़ता है। बिना रिस्क के हम कभी कोई काम नहीं कर सकते। देखिए आगे क्या लिखा है, देयर फोर नो बिजनेस कैन वर्क एज सक्सेसफुल विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्होंने बताया कि बिना सक्सेसफुल के और बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई भी बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाएगा। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें, सिंपल डेफिनेशन, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग आउटसाइड अ बिजनेस दैट अफेक्ट हाउ इट वर्क एंड ग्रो। मतलब अगर सिंपल डेफिनेशन में देखें तो जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, वो हमें आउटसाइडर, जो हमारे आउटसाइडर होते हैं, अफेक्ट बिजनेसेस, आउटसाइड नेचर, वो हमें अफेक्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होएगा, कैसे चलेगा। तो चलिए हम इसके थोड़े कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो हम चाहे तो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट्स आती है तो हम उसमें भी ना ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इस तरीके से लिख सकते हैं
कि मतलब अगर कोई एग्जामिनर चेक करे तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड होता है कि हाँ बच्चों को ये सब चीजें पता है। देखिए पहला हमने क्या है, पहला कंपोनेंट है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे इट इंक्लूड अ फैक्टर लाइक इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें, जैसे इनकम हो गया, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इंटरेस्ट रेट हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, इट पीपल्स इनकम इंक्रीज दे बाय मोर गुड्स। अगर लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी तो वो सबसे ज्यादा क्या खरीदेंगे, गुड्स को परचेज कर पाएंगे। दिस इंक्रीज द सेल ऑफ कंपनीज। इससे क्या होगा, जो हमारी कंपनी है उसका सेल इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड। देखिए इट इंक्लूड अ कस्टमर, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी। कल्चर ऑफ सोसाइटी मतलब जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, अब जैसे आज ट्रेडिशनल देखा जाए तो ट्रेडिशनल और लाइफस्टाइल ये बहुत चेंज हुआ है हमारे, और एजुकेशन में देखा जाए तो ये भी, और कल्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का कल्चर कैसा है, ये इन सब चीजों को क्या करते हैं, अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस हैज इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड जिम्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि अगर हमारा जो आज के टाइम में जो हमारे जितने हेल्थी फूड होते हैं तो लोगों की ना डिमांड ज्यादातर इसी की तरफ भागी जा रही है। तो इस क्या हो रहा है इसमें, सोसाइटी में एक तरफ से इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड जिम्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीजिंग लेवल बढ़ रहा है, जिस तरफ मतलब ज्यादा डिमांड बढ़ती ही जा रही है। आगे है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड, सामाजिक जिसको हम बोलते हैं। इट इंक्लूड अ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल रूल्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसमें हमारा इंक्लूड होता है गवर्नमेंट, पॉलिसीज, रूल्स, जो हमारे पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट से हमारी पॉलिसीज निकालती है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, इफ द गवर्नमेंट रिड्यूस अ टैक्स ऑन अ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अगर हाँ जो गवर्नमेंट है वो रिड्यूस मतलब जो रिड्यूस मतलब कम होना, जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं अगर उस पे वो टैक्स लेना कम कर दे तो सबसे ज्यादा कंपनी उसको क्या करेगी, मार्केट में प्रोड्यूस करेगी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट उस कंपनी को होएगा। आगे है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो चाहे जैसे देखा जाए ना प्राइवेट, जो प्राइवेट सेक्टर होता है तो गवर्नमेंट ने इनसे भी टैक्स लेती है। और पब्लिक सेक्टर तो देखा जाए तो ये तो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो टैक्स है ना गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और सॉरी प्राइवेट सेक्टर से लेती है। देखिए नेक्स्ट है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड अ लॉ रिलेटेड टू बिजनेस, लेबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। लीगल मतलब किसी का हक होता है, जैसे अगर कोई लेबर काम कर रहा हो तो उसका हक है कि हाँ अगर उसने पूरे मंथ काम किया है तो उसका पूरा हक है कि वो अपनी पेमेंट ले सकता है। अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती तो आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमारे होते हैं वो उसमें जाके उस कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, कंपनीज मस्ट फॉलो अ मिनिमम वेजेस लॉ वाइल पेइंग वर्कर्स। कंपनी अगर वेजेस पे करती है तो उनको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब जो हमारे वेजेस लॉ हैं वो उनको ध्यान में होने चाहिए। आगे है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। वैसे देखा जाए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी ना सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ी है। इट इंक्लूड न्यू इन्वेंशंस एंड यूज ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए क्या लिखा है, मतलब हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज्यादा आज के टाइम में यूज होते हैं। अगर कोई भी काम करें, देखिए पहले से और आज में बहुत ही ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है, जो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुई है। जैसे देखिए एग्जांपल में क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट
यूज अ टेक्नोलॉजी टू सेल अ प्रोडक्ट इजिली। मतलब जो हमारे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स होते हैं, पहले देखा जाए, पहले ऑनलाइन ये कुछ सिस्टम था ही नहीं, लेकिन अब के टाइम में क्या है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, ऑनलाइन शॉपिंग की है। ऑनलाइन शॉपिंग दिन भर दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए देखा आपने, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, ये सब क्या कर रही है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और कैसे सेल करना है अपने प्रोडक्ट को इजी वे में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हम इसकी फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट के। तो पहला फीचर्स क्या होता है, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर का जो वातावरण आता है, वो सब चीजें इंक्लूड होना बिजनेस में। देखिए क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल आउटसाइड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ बिजनेस। जो हमारे आउटसाइड के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या अफेक्ट करते हैं, किसको, बिजनेस को। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल लिखा है, अ स्कूल डिपेंड ऑन अ गवर्नमेंट रूल। स्कूल किस पर डिपेंड होता है, गवर्नमेंट्स के रूल्स पर। अब ऐसा तो नहीं है कि स्कूल ऐसे ही कोई खोल के बैठ जाएगा, नहीं। स्कूल अगर खोलते हैं, या किसी स्कूल ही नहीं, जैसे देखा जाए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बिजनेस हो गया, वो अब खोलने से पहले सबसे पहले गवर्नमेंट्स के उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ बुक्स प्राइस एंड न्यू टीचिंग मेथड। देखिए आगे क्या है, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक मतलब चेंज होना। देखिए द बिजनेस इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग ऑल द टाइम। मतलब जो हमारा बिजनेस का जो नेचर होता है वो हर टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अर्लियर शॉप सोल्ड गुड्स ओनली ऑफलाइन। मतलब पहले के टाइम में जो हम गुड्स को सोल्ड करते थे वो क्या करते थे, ऑफलाइन करते थे। लेकिन देखा जाए नाउ मैनी बिजनेस सेल ऑनलाइन थ्रू एप्स विद एंड वेबसाइट्स। जो आज का टाइम है, तो आज के टाइम में जितने भी बिजनेस है वो किस पे सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, और वो ऐप के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू करते हैं। अगर वैसे अभी भी देखा जाए ना, तो हम किसी भी शॉप पे चले जाएं, तो वहां पे भी अगर हमारे पास जैसे पैसे नहीं होते, हम कहते हैं ऑनलाइन करना, तो हम वो हमें ना अपना क्यूआर सेंड करते हैं, तो हम उस पे क्या करते हैं, अपनी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। मतलब पहले से और आज के टाइम में बहुत ज्यादा चेंज है। ये भी एक नेचर के ऊपर ही डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए क्या आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज मैनी फैक्टर्स वर्क टुगेदर। मतलब आपस में एक साथ जुड़े रहना बिजनेस का। अब देखिए क्या है, अ टॉय शॉप इज अफेक्टेड बाय अ चिल्ड्रन। जो हमारा टॉय शॉप है वो अफेक्ट करता है किसको, बच्चों को, बच्चों के चॉइस को। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टॉयज होते हैं वो निकालते हैं, है ना। जब हम टॉयज के दुकान पे जाते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के हमारे पास टॉयज आते हैं। हम जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा था, और आज के टाइम में हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉयज देखने को मिलते हैं। जैसे पेरेंट्स इनकम एंड सेफ्टी लॉ एंड कॉम्पिटिशंस। नेक्स्ट हमारा है इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जो हमारे जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन पेमेंट अफेक्ट कस्टमर। जो हमारे न्यू टेक्नोलॉजी हमारा आया है ऑनलाइन पेमेंट, वो अफेक्ट करता है किसको, कस्टमर को अफेक्ट करता है। और किसको अफेक्ट करता है, बैंक को अफेक्ट करता है। बिजनेस सेल टुगेदर, ये इन सबको क्या करता है, ये तीनों आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, कस्टमर एंड बैंक्स। ठीक है, आगे हमारा है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है, रिलेटिविटी देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, कहाँ पे, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। मतलब हर जगह अलग अलग और अलग अलग टाइम पर। जैसे एग्जाम्पल क्या है, डिमांड फॉर अ वुलन क्लोथ्स इन अ कोल्ड एरिया। देखिए जहां पे ज्यादा ठंड होगी तो वहां पे डिमांड किसकी होगी, वुलन क्लोथ्स की होगी। बट लो इन अ हॉट एरिया, जहां पे गर्मी होगी वहां पे उसकी डिमांड क्या होगी, लो होगी। ओके,
ये भी एक बिजनेस इन्वायरमेंट है जो बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है, जो सीक्वेंस में चलते रहना, हमेशा कभी बंद ना होना। देखिए क्या होता है, द बिजनेस इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली चलता ही रहता है, और मतलब उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने, फैशन ट्रेंड्स चेंज एवरी ईयर। जो हमारा फैशन ट्रेंड्स है ना वो हर साल चेंज होता रहता है। जैसे क्लोथिंग बिजनेस मस्ट अपडेट देयर डिजाइन। जैसे हमारे कपड़ों का डिजाइन होता है, पहले कुछ और था, अब कुछ और है, फिर आने वाले टाइम में कुछ और होएगा। मतलब हर टाइम क्या होता है, वो अपडेट होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब चल तो रहा है लेकिन उसमें साथ के साथ क्या आ रही है, उसमें चेंजेस भी आ रही है। आगे देखिए क्या है, 7th पॉइंट हमारा हेल्प इन प्लानिंग। हेल्प इन प्लानिंग क्या होता है, देखिए अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प इन द बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इन्होंने बताया कि जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट वो हमें हमारी हेल्प करता है किसमें, बेटर प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी स्टडी अ कस्टमर नीड बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। देखिए जो हमारा कंपनी है ना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ना हर टाइम ना स्टडी करती रहती है कि ना लोगों की पसंद क्या है और लोगों को क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, क्या चीज उनको मतलब मार्केट में ऐसी क्या चीज उन लेके आनी चाहिए, क्योंकि हर एक कस्टमर की अलग अलग जरूरतें होती है, अलग अलग डिमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड देखिए क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट फोकस ऑन अ कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो फोकस करता है किस पे, कस्टमर की नीड पर और प्रेफरेंस पे। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, रेस्टोरेंट एड अ हेल्थली फूड आइटम व्हेन कस्टमर प्रेफर हेल्थी ईटिंग। देखिए जैसा हमारा रेस्टोरेंट है, उसमें अगर हम देखा जाए ना, तो हम जब जाते हैं तो वहां पे ना मतलब कस्टमर को ना देखा जाता है कि हाँ कस्टमर की क्या पसंद है, वो उसी तरीके से मतलब जो फूड होते हैं वो देते हैं खाने के लिए। ठीक है, और हम भी, हमारी भी अपनी डिमांड होती है, हमारी भी अपनी प्रेफरेंस होती है, वो पूछी जाती है कि आपको क्या पसंद है, तो उसी तरीके से वो फूड को लेके आते हैं। ठीक है, और चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो चाहे वो जंक फूड हो। ठीक है, तो चलिए हमने पढ़ लिया। और लास्ट में कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कंक्लूजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, द बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फैक्टर। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फैक्टर डेट अफेक्ट अ बिजनेस। जो हमारे बाहर के जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी बिजनेस को। इट कीप चेंजेस क्या लाते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं। सो बिजनेस मस्ट अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट टू दीज चेंजेस एंड सर्वाइव एंड ग्रो सक्सेसफुली। इन्होंने बताया कि अगर हम अपने बिजनेस में ना बाहर के इन्वायरमेंट को भी देख के चले ना, तो इससे हमारी क्या, एक तो हमारी बिजनेस में ग्रोथ होगी, साथ में क्या होएगा, जो हमारा गोल्स होएगा वो अचीव होएगा, और साथ ही साथ हम बिजनेस में अपने कुछ मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, द बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक अ गवर्नमेंट, कस्टमर, technology, society, and a competitor that affect a business. Understanding the business environment is very important for every business. देखिए हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पिछली इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, जो हमारे बाहर का वातावरण होता है वो इफेक्ट होता है, मतलब उससे इफेक्ट पड़ता है किस पे, हमारी बिजनेस पे। तो वही चीज है कि द बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर। इसमें सारी एक्सटर्नल फैक्टर देखी जाए तो गवर्नमेंट है, कस्टमर, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड कॉम्पिटिटर डेट अफेक्ट बिजनेस। ये सारे क्या करते हैं, हमारे बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। देखिए अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में समझने के लिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस। देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज एक्सप्लेन बिलो। तो इसकी इम्पोर्टेंस करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट इसका है क्या, देखिए
फर्स्ट मोवर एडवांटेज। इन्होंने क्या कहा है, द स्टडी ऑफ अ बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प अ बिजनेस टू नो न्यू अपॉर्चुनिटीज अर्लियर द कंपनी डेट अंडरस्टैंड चेंज फर्स्ट गेट द बेनिफिट फर्स्ट। देखिए इन्होंने बताया कि जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट होता है, एक तो हमें उसे नॉलेज मिलती है कि बिजनेस में कैसे अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं, और नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। मतलब ये सारा खेल समझने के ऊपर है। अगर हम जितना समझेंगे ना बाहर के इन्वायरमेंट को, कि हाँ हमारा बाहर का इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है, कैसे मतलब फैशन चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, तो उसी तरीके से अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं तो उससे हमें क्या होता है, एक तो बेनिफिट होएगा हमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, अ कंपनी दैट स्टार्ट अ ऑनलाइन शॉपिंग अर्लियर अर्न मोर प्रॉफिट देन अदर। एक कंपनी है, उन्होंने अगर स्टार्ट करी ऑनलाइन शॉपिंग तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिट सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे दूसरी कंपनियों से। ठीक है, आगे देखिए क्या है, वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑल्सो गिव वार्निंग अबाउट अ फ्यूचर प्रॉब्लम्स और थ्रेट इफ थ्रेट्स आर नोन एज अ इन टाइम द बिजनेस कैन प्रिपेयर टू फेस दैम। इन्होंने बताया कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो पहले से ही हमें चेतावनी देता है फ्यूचर को लेकर, कि हाँ अगर हमें मतलब फ्यूचर में कैसे मतलब हमें फ्यूचर में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर हम अपनी बिजनेस में कुछ चेंजेस लाता है तो क्या हमें इससे नुकसान होएगा या क्या हमें उससे फायदा होएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या है, इफ अ कंपनी नोन दैट गवर्नमेंट में इंक्रीज द टैक्स इट कैन प्ले टू रिड्यूस द कॉस्ट। देखिए अगर इन्होंने एग्जांपल क्या बताया कि अगर एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपना टैक्स जो टैक्स रेट होता है उन्होंने बढ़ा दिया, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को प्लान के अकॉर्डिंग जो उनका कॉस्ट होएगा प्रोडक्ट का वो क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा टैपिंग यूजिंग रिसोर्सेज, यूजफुल रिसोर्सेज। देखिए अ बिजनेस नीड रिसोर्सेज लाइक अ रॉ मटेरियल, मशीन, वर्कर्स एंड मनी। दीज रिसोर्सेज कम फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये देखिए क्या है, इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें हमें एक तो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, मशीनरी की जरूरत पड़ती है, वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और मनी की जरूरत पड़ती है, तभी हमारे रिसोर्स क्या चल पाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मशीनरी के बिना वर्कर्स के काम कर रही है या बिना मटेरियल के काम कर रही है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, अ फैक्ट्री गेट अ लेबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इन्होंने बताया कि अगर कोई एक कंपनी है उसको ये सब चीजें उसके आसपास के इलाके से मिल रही है तो कंपनी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है और अच्छे से परफॉर्म करेगी। ठीक है, उसको मतलब वहीं से रॉ मटेरियल मिल रहा हो और सराउंडिंग इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो और रॉ मटेरियल मिल रहा हो, लेबर मिल रहा हो, तो वो उसके लिए क्या है, उसके लिए फायदा ही फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉपिंग एंड रैपिड चेंज। Today's business environment is changing very fast due to technology, fashion, and competitions. Business must adjust quickly to survive. इन्होंने बताया है कि अगर आज का टाइम में हम देखा जाए ना तो हमारा बिजनेस टाइम टू टाइम एक तो बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके टेस्ट को लेकर देखे, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है, फैशन चेंज हो रहा है। ठीक है, और कंपटीशन चेंज हो रहा है, हर एक चीज में कंपटीशन है। आगे मतलब हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज हो रहा है, फैशन जो मतलब लोगों को देखा जाए ना, हर लोग हर चीज में क्या रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। तो वैसे ही कंपनी का मानना है कि जब लोग एडवांस होते हैं तो कंपनी भी आपसे एक गुना एडवांस ही रहती है, कि वो भी सोचती है कि हमें भी कुछ ऐसे चेंजेस लाने चाहिए। वो वैसे प्लानिंग करती रहती है कि हमें अपने रिसोर्स में ऐसी क्या चेंजिंग लानी चाहिए कि लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। एग्जाम्पल देखिए क्या है, मोबाइल कंपनीज कीप लॉन्चिंग न्यू मॉडल्स बिकॉज कस्टमर टेस्ट चेंज फास्ट। जैसे इन एग्जाम्पल लिखा है कि एक मोबाइल की कंपनी है, वो बार बार क्या करती है, बार बार हमारे जो फोन में फीचर्स होते हैं न्यू मॉडल लाती है, नहीं तो उसमें कुछ चेंजेस लाती ही रहती है। तो ये इससे क्या, ये ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इससे पता है कंपनी को जो
कस्टमर है, कस्टमर का जो टेस्ट है ना वो चेंज होता है बहुत जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असाइटिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नॉलेज ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प मेकिंग अ गुड प्लान एंड पॉलिसीज। इन्होंने बताया कि अगर हमें बिजनेस की अच्छी नॉलेज होगी तो हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, अच्छे से प्लान कर पाएंगे, जो हमारी पॉलिसीज होगी वो अच्छे से वर्क पर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, अ होटल कंपनी ओपन अ होटल इन टूरिस्ट प्लेस आफ्टर स्टडिंग टूरिस्ट ग्रोथ। एक होटल कंपनी है, अगर वो ओपन करती है, वो एक ऐसे इलाके में अपना होटल खोलेगी जहां पर टूरिस्ट की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। वो पहले इस चीज के ऊपर रिसर्च करेगी कि ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर टूरिस्ट की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, मतलब आना जाना लगा रहे। ठीक है, तभी वो वहां पे क्या करेगी, अपना होटल खोलेगी, और जिससे उस टूरिस्ट की ग्रोथ भी होती है वहां पे, और उससे उसका भी फायदा होएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इज अ प्रेफरेंस। इम्प्रूवमेंट इज प्रेफरेंस, देखिए क्या है, स्टडी बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प अ कंपनी इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस एंड स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए इन्होंने बताया कि कोई भी अगर कंपनी है तो वो क्या करती है, वो अपना मतलब एक जो इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस करती रहती है, हर चीज में कुछ ना कुछ चेंजेस लाती रहती है। उसको ये होता है कि हाँ, जैसे किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करना, उसकी लेबलिंग चेंज करना, उसका डिजाइन चेंज करना। ठीक है, कभी रेट में आपने देखा होगा, कभी मतलब कुछ कम कर दिया, कुछ ज्यादा कर दिया। ठीक है, और कुछ उससे रिलेटेड उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दिया हो, या कुछ ऐसे लालच के लिए दे देते कि हाँ एक के साथ एक सामान फ्री है। तो कंपनी क्या सोचती है, कंपनी ना अपने इम्प्रूवमेंट के सोचती है इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि वो मार्केट में बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सके। अब ये नहीं है कि हाँ मतलब आज कंपनी खोल ली और मार्केट में उसका प्रोडक्ट, अगर देखिए मार्केट में अगर कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चलता ना, तो वो एक बेस्ट से बेस्ट कॉम्पिटिटर को उतारती है। कॉम्पिटिटर वो होता है जो मार्केट में सामान को बेचता है। ठीक है, तो अगर आपका कॉम्पिटिटर सबसे ज्यादा अच्छा होएगा, बेस्ट होएगा, जो ज्यादा से ज्यादा सेलिंग कर पाएगा, तभी आपका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, मार्केट में लॉन्ग टाइम तक रह सकेगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, कंपनी यूजिंग अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम वर्क फास्टर एंड सर्व कस्टमर बेटर। कंपनी क्या करती है, कंपनी यूज करती है डिजिटल पेमेंट सिस्टम का। क्यों, क्योंकि इससे काम क्या होता है, वर्क फास्ट होता है, जल्दी, और जो जिससे सर्व कस्टमर बेटर, जिससे लोग भी अच्छे से कर सके और समझ सके। तो हमने ये सब कर लिया है इम्पोर्टेंट। लास्ट में इन सब का कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आप कोई भी पॉइंट लिखते हो तो लास्ट में अगर छोटा सा एक दो लाइन भी कंक्लूजन लिख दो ना, तो उसके भी आपको नंबर मिलते हैं एग्जाम में। देखिए क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अ बिजनेस फाइंड अपॉर्चुनिटीज, फेस प्रॉब्लम्स, प्लान प्रॉपरली एंड ग्रो सक्सेसफुली। बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जिससे पहले उससे क्या था, पहले तो उनको अपॉर्चुनिटीज उठानी पड़ती है, फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर वो प्लान को प्रॉपर तरीके से करते हैं, फिर उनको क्या मिलते हैं, ग्रो सक्सेसफुली। ओके, तो अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल फोर्स एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस। दीज कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू अ टू मेन पार्ट्स। देखिए हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं। बिजनेस वही है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो हमारी फोर्स को और जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी बिजनेस पर। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल वैसे आपको पता चल रहा है, इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर। बाहर अंदर का इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट दोनों को मिलाकर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखिए दीज आर फैक्टर्स इनसाइड द बिजनेस दैट द बिजनेस कैन कंट्रोल। इन्होंने बताया कि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, वो हमारा अंदर मतलब बिजनेस का अंदर का जो भी वर्क होता है उस वही कंट्रोल करता है। ठीक है,
मतलब बाहर से इसको कुछ भी नहीं लेना देना, जो हमारा बिजनेस अंदर का है, जैसे मैनेजमेंट हो गया और फिजिकल रिसोर्स हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गए हमारे, ठीक है। ये इंटरनल इन्वायरमेंट है, मतलब कंपनी से के अंदर जो रिलेटेड वर्क होता है, ठीक है। मतलब इनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। देखिए इसके मेन एलिमेंट्स क्या होता है, मेन एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैनेजमेंट हम स्टार्टिंग से करते हैं आ रहे हैं। आपको पता है मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो हर एक बिजनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। और मैनेजमेंट हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 एक्टिविटीज होती है उसके अंदर। देखिए क्या होता है, मैनेजमेंट प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल क्या है, गुड मैनेजमेंट मोटिवेट वर्क एंड इंक्रीज प्रॉफिट। जो हमारा अगर गुड मैनेजमेंट रहेगा कंपनी में तो वो क्या, उससे क्या मिलेगी, एक तो मोटिवेशन मिलेगी वर्कर्स को, और क्या आएगा, इंक्रीज प्रॉफिट, और प्रॉफिट इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्या होता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। एम्प्लॉयज आर द वर्क्स एंड स्टाफ ऑफ द बिजनेस। एम्प्लॉयज वो होते हैं जो हमारे वर्कर्स होते हैं, और एक स्टाफ जो जो हमारे स्टाफ होता है और वर्कर्स होते हैं हमारे का ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, ठीक है। देखिए अब एग्जाम्पल क्या है, स्किल्ड एंड ट्रेंड एम्प्लॉयज प्रोड्यूस अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। जो हमारे, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अगर हम एम्प्लॉयज रखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, या स्टाफ रखता है, अब ऐसा तो नहीं है कि बिना क्वालिफिकेशन के रखते हैं, नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसका इंटरव्यू होता है तो उसके स्किल्स भी चेक किए जाते हैं, क्या उसको उस चीज की नॉलेज है या नहीं है, क्या वो हमारे बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर अगर वैसे अगर वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है तो उसको पहले ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो वही बताया, जो एक स्किल्ड और ट्रेंड एम्प्लॉयज होता है वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करेगा, बेटर क्वालिटी करेगा, ठीक है। मतलब क्वालिटी चेक करेगा कि हाँ क्या ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। आगे है फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स देखिए क्या होते हैं, दिस इंक्लूड मशीन, बिल्डिंग, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज इन अ बिजनेस। फिजिकल रिसोर्स में जिसमें हमारे मशीन आते हैं, बिल्डिंग्स आती है, टूल्स आते हैं और टेक्नोलॉजी आते हैं, ये सब चीजें यूज करी जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है, मॉडर्न मशीन हेल्प इन फास्ट एंड बेटर प्रोडक्शन। जो हमारे आज के टाइम में जो मॉडल्स मशीन आते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, एक तो ठीक है एक तो फास्ट काम करते हैं और ऊपर से बेटर प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो पहले काम लोग अपने हाथों से करते थे धीरे, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल अगर एक और देखा जाए तो पहले बैंक में मतलब इतने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स नहीं होते थे कि उस पर लोग काम कर सके। वो सारे रिकॉर्ड्स को क्या करते थे, एक नोटबुक में या एक रजिस्टर होता था उसमें रिकॉर्ड करते थे, फिर लास्ट में मतलब ज्यादा टाइम लगता था उनको रिकॉर्ड करने में। और लेकिन आज का टाइम क्या है, आज के टाइम में वैसे अगर देखा जाए मॉडर्न मशीन, जैसे घर बैठे बैठे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। अगर हमें पेमेंट करनी हो तो हम ऑनलाइन बैठे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मॉडर्न मशीन्स कहेंगे जो हमारी हेल्प करते हैं और जो फास्ट वर्क करते हैं, ठीक है। आगे है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होता है, फाइनेंशियल आपको पता है जो हमारे मनी से रिलेटेड होता है। देखिए क्या है, मनी रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस स्मूथली। देखिए फाइनेंशियल का मतलब होता है रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है मनी। अगर देखिए पैसा है तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा, एक तो बिजनेस अच्छे से चलेगा और मतलब अच्छे से वर्क कर पाएगा। एग्जाम्पल क्या है, अ कंपनी विद इंकरेज फंड कैन एक्सपेंड इट्स बिजनेस इजिली। अगर कंपनी के पास पैसा है, फंड है, तो वो अपनी बिजनेस में क्या कर पाएगी, एक्सपेंड कर सकती है, ठीक है। जो बिजनेस हमारा इजिली प्रॉपर वे में चलेगा, बिल्कुल स्मूथली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या था, कॉर्पोरेट पैसे नाम से पता चल रहा है कॉर्पोरेट करना, ठीक है। देखिए द वैल्यू बेनिफिशियल एंड
बिहेवियर फॉलो इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट करना, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बिहेवियर हो गया, वैल्यूज, बेनिफिट्स, मतलब ये सारे क्या होते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके चले तो हमारा बिजनेस क्या कर पाएगा, अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि हाँ हम मतलब स्टाफ में आते तो हमारा अलग वर्क है, तुम वर्कर्स हो, तुम अपने तरीके से करो, ये मैं अपने तरीके, या फिर जैसा होता नहीं है कि हाँ मैं अपने तरीके से करूंगा तुम अपने तरीके से करो, ऐसा नहीं है। अब बिहेवियर को भी देखकर चलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ मतलब एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, अ पॉजिटिव वर्कर कल्चर इंक्रीज एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन। जो हमारा, इन्होंने बताया कि जो हमारा एक पॉजिटिव वर्कर कल्चर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जो हमारे वर्क होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मतलब उस चीज को हम पॉजिटिव वे में लेकर चले। ठीक है, तो चलिए हमने कर लिया, अब इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या आता है, देखिए, द इंटरनल इन्वायरमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। देखिए इन्होंने बताया अगर जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है अगर उसको हम अच्छे से प्ले करें, मतलब एक प्ले करता है एन इम्पोर्टेंट रोल, क्या करता है हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बिजनेस में सक्सेसफुल होने का। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल इन्वायरमेंट हेल्प अ बिजनेस वर्क efficiently and achieve its goals। ठीक है, मतलब एक जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो हमारी हेल्प करता है वर्क को अच्छे से करने में, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल फैक्टर आउटसाइड द बिजनेस, दीज factors are not under the control of the business but they strongly affect a business decision and perform। ये जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, ये हमारा मतलब इसका सब रिलेटेड सिर्फ बाहर के इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। ये इसका ना मतलब जो बिजनेस के इंटरनल से कुछ नहीं लेना देना, इसको सिर्फ आउटसाइड आउटसाइड से मतलब है। ठीक है, मतलब जो हमारे बाहर का जो ये बाहर का फैक्टर देखती है हमारा कि बाहर का नेचर कैसा चल रहा है, उस हिसाब से अपने बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, कि कैसे कंट्रोल किया जा सके बाहर के नेचर को देखकर। ठीक है, तो इसके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। कौन कौन से, एक तो माइक्रो इन्वायरमेंट, एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो और माइक्रो दो इन्वायरमेंट होते हैं। देखिए, तो हम पहले करेंगे हम माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, दीज फैक्टर्स आर क्लोज टू बिजनेस आर डायरेक्टली अफेक्ट इन बिजनेस। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के बिल्कुल ही क्लोज होते हैं और डायरेक्टली अफेक्ट डालते हैं हमारी वर्किंग पर। ओके, जैसे कस्टमर कस्टमर जो सेल और बाय करता है, ठीक है, उसको हम एक कस्टमर कहते हैं। देखिए कस्टमर क्या है, कस्टमर बाय द प्रोडक्ट्स और सर्विस। कस्टमर क्या करता है, बाय मतलब खरीदना। ठीक है, प्रोडक्ट को खरीदता है और सर्विस देता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इफ अ कस्टमर प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, कंपनी स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन। एक कस्टमर क्या करता है, प्रेफर देता है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज में। ठीक है, स्टार्ट अ सेलिंग ऑनलाइन सेलिंग करने की सोचता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कस्टमर को सबसे पहले वो अट्रैक्ट करता है कि हाँ कस्टमर हमारे किस चीज से ज्यादा अफेक्ट होता है और कैसे हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कस्टमर कई, तो डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, तो वो एक चीज पॉजिटिव व्यू है उनके लिए कि हाँ मतलब अब उनको पैसे की टेंशन नहीं होती, वो उनका सामान आएगा उनके पास रहेगा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑनलाइन पे कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या होते हैं, सप्लायर्स आपको पता है जो मतलब देखिए, सप्लायर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज। सप्लायर क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तो रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
देखिए एग्जांपल क्या है, लेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल कैन स्टॉप अ प्रोडक्शन। अगर सप्लायर हमारा रॉ मटेरियल नहीं देगा ना तो उससे क्या होगा, हमारा तो जो प्रोडक्शन होएगा ना वो क्या होएगा, स्टॉप हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब काम नहीं हो पाएगा। आगे है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर क्या आता है, अदर बिजनेसेस सेलिंग सिमिलर प्रोडक्शन। जो हमारे बिजनेसेस होते हैं, सेलिंग क्या करता है, सिमिलर प्रोडक्शन। मतलब कॉम्पिटिटर मैंने आपको बताया था अभी कि कॉम्पिटिटर का काम क्या होता है, जो हमारे बिजनेस होता है ना उसके प्रोडक्ट्स को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा सेल करना। उनको एक वैसे टारगेट दिया जाता है कि हाँ भाई तुम्हें मतलब एक दिन में 50 प्रोडक्ट्स, या मतलब जैसे देखा जाए 50 बहुत है उनके लिए, 50 या 100 प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना है। ठीक है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो जैसे तरीके से मार्केट में सेल करे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, इफ अ कॉम्पिटिटर रिड्यूस अ प्राइस ऑफ अ कंपनी में ऑल्सो रिड्यूस अ प्राइस। ठीक है, देखिए आगे क्या है, मार्केट। मार्केट इंटरमीडिएटेरियस, दे हेल्प इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स। ये किस में हेल्प करते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं एक तो सेलिंग में और डिस्ट्रीब्यूटिंग में ऑफ गुड्स। ठीक है, देखिए जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, एजेंट हो गया। एग्जाम्पल क्या है, रिटेल सोल स्टोर हेल्प प्रोडक्ट रिसर्च कस्टमर इजली। जो रिटेलर है ना वो हमारी हेल्प करता है प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने में, कहाँ तक, कस्टमर तक इजली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट, देखिए मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड दोज एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट ऑल बिजनेस इन द कंट्री और इकोनॉमी। जो हमारा मैक्रो इफेक्ट इन्वायरमेंट है ना, ये हमारा अफेक्ट करता है किस पे, इसको ना वैसे देखा जाए ना तो सारा लेना देना इसका एक्सटर्नल फैक्टर होता है। मतलब इसको एक्सटर्नल फैक्टर से लेना देना होता है। ठीक है, मतलब ये इंटरनली नहीं रह सकता, एक्सटर्नल। ठीक है, और माइक्रो में क्या था, वो इंटरनल रिलेटेड करता था, और मैक्रो में क्या है, ये एक्सटर्नल रिलेटेड करता है। इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वैसे एलिमेंट्स हमने पहले भी कर रखे हैं इसके, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। तो चलिए वैसे इसका मैं करा देती हूँ आपको एक बार। देखिए पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या आता है, इट इंक्लूड अ फैक्टर लाइक इनकम लेवल इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इससे रिलेट करते हैं सब इकोनॉमिक फैक्टर हमारे। ठीक है, देखिए जैसे क्या है, अ पीपल इनकम इंक्रीज, जैसे लोगों की लोगों की इनकम क्या है, इंक्रीज है, तो दे बाय अ मोर गुड्स। वो उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा गुड्स परचेस किए। दिस इंक्रीज द सेल ऑफ कंपनी। इससे क्या होगी, कंपनी की जो सेल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल। सोशल क्या होता है, सोशल जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होता है। इट इंक्लूड कस्टमर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मतलब जो सोशल से रिलेटेड होता है, जैसे ग्रोइंग हेल्थ अवेयर हैज इंक्रीज द डिमांड एंड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड जिम्स। मतलब जो हमारे मतलब इन्होंने बताया कि जो हमारा सबसे ज्यादा आज के टाइम में अगर हम डिमांड देखें तो जो हमारे ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं, जिप्स होते हैं, इनकी डिमांड्स क्या आती है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या आता है, इट इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज रूल्स एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये मतलब देखा जाए ना तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना पॉलिटिकल रूल्स और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सब देख कर चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, इफ द गवर्नमेंट रिड्यूस अ टैक्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिया एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, तो कंपनी क्या करेगी, इससे कंपनी को क्या आएगा, सबसे ज्यादा फायदा होएगा। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा सेल करेगी एक स्कूटर को। ठीक है, आगे है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट क्या आता है, इट इंक्लूड अ लॉ रिलेटेड टू बिजनेस, लेबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। ये हमारा मतलब लीगल इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो लेबर हो गया, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया एंड उसकी सेफ्टी होगी। ये सब चीजें कंपनी को ध्यान में देखकर चलनी पड़ती है। ठीक है, अगर जैसे किसी कंज्यूमर के साथ कोई मिसबिहेव किया गया या उसके साथ कुछ
और ही मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ मतलब जैसे उसने मंगवाया था कुछ और, उसके पास गया कुछ और सामान, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर जाके अपनी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, जैसे कंपनीज मस्ट फॉलो अ मिनिमम वेजेस लॉ विलिंग पेइंग वर्कर्स। देखिए इन्होंने लिखा है कि अगर कंपनी कंपनी ना कुछ भी पे करती है मतलब पेमेंट, तो उनको ना मतलब लॉ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड न्यू इन्वेंट्रीज एंड यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन्होंने बताया कि मतलब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़। ठीक है, देखिए ऑनलाइन शॉपिंग एप्स लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट यूज अ टेक्नोलॉजी टू सेल अ प्रोडक्शन इजली। जैसे हमारा आज के टाइम में ऑनलाइन ऐप है, क्या क्या है? एक तो अमेजोन है, एक फ्लिपकार्ट है। ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सके और इजली तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये क्या है? हमारे एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्रूवमेंट हुई है देखा जाए तो। ठीक है, तो हमने सब कर लिया। उसके बाद हमारा लास्ट रहता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या होता है? या मैंने आपको बताया। देखिए कॉन्क्लूजन में हमने बताना है थोड़ा सा, अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हेल्प अ बिजनेस ग्रो कंप्लीट कंप्लीट इफेक्टिवली एंड मेक अ बेटर डिसीजन। ये हमें जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमारी हेल्प करता है एक तो बिजनेस ग्रो में, और ये हमें कंप्लीट इफेक्टिवली बताता है, और इससे हमें क्या मिलता है? बेटर डिसीजन मिलती है, बेटर नॉलेज मिलता है कि बाहर का इन्वायरमेंट मतलब हमारे बिजनेस के लिए कैसा इफेक्ट डालता है। ठीक है, मतलब हम अपने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, मतलब आज के टाइम में देखा जाए ना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो बाहर के ही फैक्टर को देख के चलती है कि लोगों की क्या पसंद है। आज के टाइम में लोग क्या चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वो हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं कि लोगों को कैसा बिहेवियर पसंद है, कैसा क्या पसंद है, लोग किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आज के टाइम में कैसा फैशन आना चाहिए। ठीक है, कैसा ट्रेंड होना चाहिए। खाने जैसे स्टेशनरी का सामान ले लो आप, अगर किसी शॉप पे जाते हैं, अगर वहाँ स्टेशनरी का सामान रखा होता है तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चों को ना वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कुछ अलग अलग। आज के टाइम में देखा जाए तो जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गए, ठीक है, हमारे नए पेंसिल्स हो गए। पहले हमारे टाइम में कैसे सिंपल सिंपल पेंसिल्स होते थे, लेकिन आज के टाइम में बहुत अलग अलग डिज़ाइन कलरफुल वाली पेंसिल्स आ रही हैं। इरेजर अलग तरीके से आ रहे हैं, और शार्पनर अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। मतलब कुछ अलग ही डिज़ाइन में आता है, जिससे लोगों को क्या आता है? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बच्चों को क्या एक तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे ने खरीदा तो सारे जिद करते हैं हमें भी खरीदनी है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? मतलब ऐसे एक कंपनी को नॉलेज मिल रही है कि हाँ, हम ऐसी क्या चीज़ बनाएं कि जिससे बच्चे, या जरूरी नहीं है कि बच्चे ही हो, ह्यूमन है, एल्डर है, यंगर है, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, उससे अट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे आज के टाइम में फैशन देखा जाए, अलग अलग ड्रेसेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं हर साल, इसका ग्रोथ लेवल बढ़ ही रहा है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, देखिए डीमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इसके फीचर्स करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं डीमोनेटाइजेशन होता है क्या। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। देखिए पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। डीमोनेटाइजेशन इज अ पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच अ सर्टेन करेंसी नोट एंड नोट आर डिक्लेयर इनवैलिड एज अ लीगल मनी। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है एक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसी चलाना, लाइक जैसे करेंसी है हमारी, तो वो क्या करना, उसको बंद करना। ठीक है, ये लीगल मनी मतलब एक तरफ से देखा जाए तो मतलब जो हमारा करप्शन है, जैसे नोट को बदलना। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, करप्शन। जैसे बहुत सारे लोगों, आपको पता है हमारी नोटबंदी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, जो नोट छुपा के रखे थे 500 के और 1000 के। तो जैसे ही करप्शन, जैसे ही हमारी नोटबंदी हुई थी, तो वैसे ही कितने सारे काले धन हमारे सामने आए थे। हर बार डेली न्यूज में खबर आती थी कि यहाँ से इतना काला धन मिला, यहाँ से इतना काला धन मिला। ठीक है, तो इसको हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। दिस नोट कैन नो लॉन्गर बी यूज फॉर
बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। ये ऐसे नोट होते हैं ना तो ज़्यादा लंबे समय तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ना इससे हम कुछ खरीद सकते हैं और ना सेल कर सकते हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज होगी। ठीक है। पीपल आर आस्क्ड टू डिपॉजिट और एक्सचेंज ओल्ड नोट्स इन बैंक एंड न्यू करेंसी इज इंट्रोड्यूस। इसका मतलब है कि लोगों, जब हमारी नोटबंदी हुई थी तो लोगों से ना मतलब ऐसे ही कहा गया था कि आपके ना, जैसे अचानक से नोटबंदी हुई थी, रात में खबर आई थी ये, तो अचानक से क्या हुआ था, उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपके जो पुराने नोट है वो हम एक्सचेंज करेंगे, मतलब बैंक क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी उसको। ठीक है। तो क्या हुआ था, ऐसे हमारा जो ओल्ड नोट था वो हमने क्या किए थे, सारे बैंक में जाकर एक्सचेंज कराए थे। उसके बदले में हमें क्या मिला था, 500 की जगह 500 के ही नोट मिले थे, लेकिन वो दूसरे मिले थे। वो नोट क्या था, नया नोट था, चेंज हुआ था। ठीक है। वैसे ही 2000 के नोट थे, तो हमें जैसे 1000 के नोट हमने क्या किए थे, एक्सचेंज किए थे। 2000 के जो नोट थे वो भी हमें मिले थे। ठीक है। पहले गवर्नमेंट ने कौन कौन से नोट चलाई थी, कौन सी करेंसी चलाई थी, एक तो 500 की और एक 2000 की। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में देखें अगर हम, कि ये होता क्या है, when the government says these old notes will not be used anymore, use new notes instead, this process is called a demonetization। इसका मतलब है कि जो हमारे ओल्ड नोट्स होते हैं उसका हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो हमारे न्यू नोट्स होते हैं उसको हम, मतलब वो एक प्रोसेस होता है, मतलब गवर्नमेंट हमें बता देती है कि हाँ मतलब ये चेंज होने वाला है, ये पॉलिसी आने वाली है। ठीक है। तो उसका हम यूज कर सकते थे। ठीक है। डेफिनेशन अगर देखें तो क्या है, डिमोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द गवर्नमेंट विदड्रॉ ओल्ड करेंसी नोट एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वन। ठीक है। इसमें भी वही बात कही गई है कि अगर जो हमारे ओल्ड नोट्स थे वो क्या किया है, गवर्नमेंट ने सब क्या किया है, विदड्रॉ किया है। ठीक है। और जो हमें कौन से नए नोट बताया उन्होंने, ठीक है, नए नोट दिए थे। ठीक है। उसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया था। मतलब जैसे उसके, आपको पता है जब हमारे नए नोट्स आए थे तो कितने सारे फेक नोट्स रिलीज हुए थे उसके साथ में, तो गवर्नमेंट ने हमें उसके निशान बताए थे कि वो जो ब्लू कलर की लाइन है वो हल्की हल्की से ग्रीन कलर में दिखेगी, और साइड में उसके जो हमारे 500 के 2000 के नोट थे उसके साइड में ब्लू कलर के लाइनें थी, उसके बारे में बताया था। ठीक है। और ये भी बताया था कि हमें हमारे पास कौन सी पिक बनी आएगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल है इन इंडिया 2016। देखिए हमारे इंडिया में 2016 में क्या हुआ था, द गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट। उन्होंने क्या किया था, उस नोट को 500 के और 1000 के नोट को डिमोनेटाइजेशन किया था। पीपल डिपॉजिट दिस नोट इन अ बैंक एंड रिसीव्ड अ न्यू 500 एंड 2000 के। ठीक है। तो हमने क्या किया था, 500 के और 100 के नोट जब हमारे बंद हुए थे तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपने पास के बैंक में जाकर 500 और 2000 के नोट्स ले सकते हैं, और जो हमारे पुराने नोट्स है उसको हम उनको दे सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर यही प्रोसेस चली थी। बैंक में बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी और सारे लोग जाते थे जिनके पास था। ठीक है। और इससे क्या हुआ था, इससे हमें ये भी पता चला था कि आज के टाइम में कितनी ब्लैक मनी निकली थी इंडिया में, कितने लोगों ने काला धन छुपा के रखा था। आधे से ज्यादा लोगों ने जो हमारे नोट होते हैं ना वो जलाए भी थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, देखिए पहला फीचर्स है इसका, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। ठीक है। डीमोनेटाइजेशन इज टेक ओनली बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। जो हमारा डीमोनेटाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो इसके बीच में पहले कौन होता है, गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके करती है। ठीक है। क्योंकि देखा जाए सेंट्रल बैंक है ये। ठीक है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई। ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या, आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डिमोनेटाइजेशन इन 2016। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, इन्होंने हमें बता दिया था
कि 2016 में, ठीक है, बताया था ना कि हाँ नोट क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, दोनों के बीच में डील हुई थी और ये आपस में ही थी, ठीक है। और ये इनका एक उम्मीद वो लक्ष्य था कि हाँ इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा हमारा काला धन जो होएगा वो निकलेगा, कितने लोगों के पास कितने पैसे हैं सब पता चलेगा, ठीक है। तो ये इसलिए किया गया था डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ओल्ड करेंसी लॉसेस लीगल वैल्यू, द डिमोनेटाइजेशन नोट आर नो लॉन्गर लीगल टेंडर। जो हमारा ओल्ड नोट है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ओल्ड रुपीज 500 नोट कुड नॉट बी यूज इन शॉप। जब जैसे ही हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या हम इसमें 500 का नोट यूज कर सकते थे? नहीं, किसी भी शॉप पर जब हम जाते थे तो वो कहते थे कि नहीं यहाँ कर लो एक्सचेंज, तो वो क्या कहते थे, नहीं अब ये नोट बंद हो गया, हम ये किसी काम के नहीं रहे, ठीक है, तो हम उसको चेंज नहीं सॉरी हम उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू करेंसी। न्यू करेंसी की इंट्रोडक्शन, न्यू नोट और कॉइन आर इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस ओल्ड वंस। जो हमारे न्यू नोट है, और अब जैसे हमारा न्यू नोट आया था, जरूरी नहीं है कि अब जैसे आरबीआई है, आरबीआई नोट और जो कॉइन है वो दोनों रिलीज करती है, तो वो हमें वो नोट और करेंसी कॉइन के बारे में बताती है, ठीक है, कि जो अगर नोट आएगा तो किस तरीके से आएगा। क्योंकि आपको बताया था मैंने अभी कि फेक नोट भी कितने सारे चलते हैं आज के टाइम में, लोग उसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर मार्केट में चलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ना उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोला था कि हाँ अगर हमारा नया नोट आएगा तो किस तरीके से आएगा, कैसा आएगा, उसका क्या निशान होएगा, ठीक है। अगर चाहे वो कॉइन ही क्यों ना हो, कॉइन के बारे में बताती है वो कि अगर कॉइन आएगा तो उस पर कैसा निशान होएगा, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि ये असली है या नकली है। कॉइन का तो फिर भी इतना नहीं है, लेकिन जो नोट आता है ना उनको होता है ज्यादा, ठीक है। आगे है हमारा टाइम लिमिट फॉर एक्सचेंज। टाइम लिमिट फॉर एक्सचेंज देखिए क्या है, पीपल गेट अ फिक्स टाइम पीरियड टू डिपॉजिट और एक्सचेंज ओल्ड नोट। लोगों को एक टाइम दिया जाता है कि जैसे आपको 3 महीने के अंदर अंदर या 4 महीने के अंदर अंदर आपके पास जितने भी 5 मतलब ओल्ड करेंसी है उसको आप एक्सचेंज करा सकते हो अपने बैंक में, ठीक है। तो जैसे ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखा जाए ना तो मतलब 3-4 महीने का टाइम दिया गया था जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया था, फटाफट जाके जितने भी उनके पास ओल्ड करेंसी पड़ी थी ना वो सारी जाके क्या कराई, चेंज कराई थी। उसकी जगह वो 500 और 2000 के नोट ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, एम टू कंट्रोल अ ब्लैक मनी एंड करप्शन। इसका मेन एम क्या था, एक तो ब्लैक मनी को निकालना और सबसे ज्यादा करप्शन को रोकना, ठीक है। देखिए वन मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस अ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को कम करना, फेक करेंसी एंड करप्शन, फेक करेंसी और करप्शन को मतलब रोकना, ठीक है। आज के अभी देखा था आपने जब जब हमारा नोटबंदी होती थी कितने सारे लोगों ने ब्लैक मनी छुपा के रखी थी, ठीक है, और जो फेक करेंसी थी और जो हमारा करप्शन होता रहता है, ठीक है। तो इन सब से इन्हीं सब से बचने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था कि हमें मतलब पता तो चले कि कितने लोगों के पास कितनी मनी है, कितना काला धन छुपा के रखा है, ठीक है। चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे एक आम पब्लिक हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, ठीक है। सब ने क्या किया था, नोट का यूज किया था और एक्सचेंज किया था। एग्जाम्पल देखिए क्या है, पीपल विद इलीगल कैश फाउंड इट डिफिकल्ट टू कन्वर्ट अ मनी। वैसे देखा जाए लोगों को ना डिफिकल्टीज थोड़ी हुई थी मतलब मनी को कन्वर्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमोट अ डिजिटल पेमेंट। उसी तरीके से ना उसी टाइम से हमारा ना डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ था कि मतलब लोग डिजिटल पेमेंट कर सके, ठीक है। तो आज के टाइम में आपने देखा है उस टाइम से लेके और आज के टाइम में जो हमारे डिजिटल पेमेंट है कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है,
ठीक है, आज के टाइम में लोग सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ड्यू टू लेस कैश पीपल स्टार्ट यूजिंग यूपीआई कार्ड ऑनलाइन पेमेंट। तो आज के टाइम में लोगों के पास आप देखोगे ना, तो उनके पास कैश तो मिलेगा ही नहीं, सबसे कम कैश होएगा। सबसे पहले क्या होएगा, उनके पास यूपीआई कहेंगे हम आपको यूपीआई पे कर देते हैं या कार्ड दे देंगे या ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे एक तरफ से ये भी पता चल रहा है कि उस टाइम से लेके और आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है ऑनलाइन पेमेंट में। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, यूज ऑफ पेटीएम, गूगल पे एंड यूपीआई इंक्रीज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। देखिए वही है, डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है इन सब में। ठीक है, जैसे यूज ऑफ हम पेटीएम का यूज करते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं और यूपीआई का यूज करते हैं, है ना। तो इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, पहले लोगों को पता नहीं चलता था कैसे चलाना है, और लोग वैसे डरते थे पहले चलाने से। लोगों को लगता था कि अगर हम चलाएंगे तो शायद हमारे पैसे इधर से उधर चल जाएंगे या कोई हैक कर लेगा या क्या, कहीं हमसे गलत ट्रांजेक्शन ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो भी कंपनी अगर ऐप बनाती है कोई भी, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, यूपीआई हो गया, तो वो एक सिक्योरिटी लगाती है कि ताकि आपकी पेमेंट आपके पास रहे और आपके पास से अगर वो कहीं और जा रही है तो सेफली ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो इसका लिंक किससे हो गया, सब बैंक से हो गया। ठीक है, तो लास्ट में हम सब ने पढ़ लिया और अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन मैंने आपको बताया, अगर आप ज्यादा नहीं लिख सकते तो ज्यादा ज्यादा 1 और 2 लाइन का कंक्लूजन लिख दीजिए। ठीक है, वो ही आपके लिए बहुत है। लेकिन इससे टीचर को ये पता चलता है, एग्जामिनर को, कि हाँ मतलब बच्चे ने इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, डिमोनेटाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टूल्स यूज टू अ गवर्नमेंट बीइंग ट्रांसपेरेंसी in the economic thought. It may create a short-term problems. Its main aim to improve the financial system in the long run. मतलब इन्होंने बताया कि जब हमारा डिमोनेटाइजेशन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक में और गवर्नमेंट के लिए। जैसे हमें पता चलता है कि हाँ हमारी एक तो इकोनॉमिक का पता चलेगा हमें कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहाँ से कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, और इससे कुछ ये भी पता चलेगा जो हमारे मतलब प्रॉब्लम्स होती थी, जो लोग ये इलीगल और करप्शन छुपा के रखते थे, ब्लैक मनी छुपा के रखते थे, उससे उसका ज्यादातर हमें प्रॉब्लम्स का मतलब सॉल्व आउट हुआ। ठीक है, उससे पता चला कि हाँ भाई आज के टाइम में लोगों ने कितना काला धन छुपा के रखा था। और इसका मेन एम क्या है, इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिस्टम। इससे हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। ठीक है, अब आज के टाइम में देखा जाए ना, तो ये जो हमारा 5,000 का और जो 2,000 का, 500 और 2,000 का जो नोट है, तो अभी हमारे पास कौन सा नोट चल रहा है, अभी हमारे पास सिर्फ 500 का चल रहा है और 2,000 का नोट क्या हो गया, वो भी बंद हो गया। ठीक है, अब और देखा जाए तो ना 100 के भी नए नोट आ गए हैं, 200 के भी नए नोट आ गए हैं, यहाँ तक कि आपने देखा है 20 का भी एक कॉइन आया है। ठीक है, जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म। जहाँ एक चीज और, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट, और चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इन सब की मैंने इन 1 शॉट में एक वीडियो अपलोड कर दी है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म, देखिए इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी हमारे इंडिया में, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है लिबरलाइजेशन, दूसरा होता है प्राइवेटेशन, तीसरा होता है ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ये तीनों है क्या, क्यों जरूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन की हमारे इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म ये होता क्या है और हमारे इंडिया में क्यों लाए गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू the change made by the government in the economic policies of a country improve
to improve its economic condition. ये इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए हमारे इंडिया में आया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो ना वो अच्छी हो, और जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हो ना वो अच्छी हो। ज़्यादा से ज़्यादा इनका मेन मोटिव क्या था? इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। पहले हमारे इंडिया की कंडीशन कुछ भी नहीं थी, बहुत बेकार थी, ठीक है। और पहले से और आज के टाइम में आप देखेंगे तो ना हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो बहुत अच्छे चल रहा है, ठीक है। दिस रिफॉर्म आर इंट्रोड्यूस टू रिमूव वीकनेस इन द इकोनॉमिक। ये क्या करना चाहता है? इनका मेन मोटिव था रिमूव करना वीकनेस को, कमजोरियों को रिमूव करना इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर में, एंड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेटिव। इनका मेन मोटिव क्या था? स्ट्रॉन्ग बनाना, एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेटिव। तो चलिए आगे हम करते हैं शुरू। इनका मेन पर्पस देखिए, आज हम पढ़ेंगे द मेन पर्पस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इज टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका मेन पर्पस क्या था? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, रिड्यूस पॉवर्टी, जो हमारी पुअर पॉवर्टी है उसको क्या करना? रिड्यूस करना, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और क्या करना? क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयज को नए नए अपॉर्चुनिटीज देना, और इम्प्रूव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल, ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना। तो इसके मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग क्या होता है ये देखिए। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स द चेंज मेड बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज टू इम्प्रूव द कंट्री इकोनॉमिक। इनका मेन मोटिव था कि ना हम अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है, मतलब कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो मतलब हमारी जितने हमारे कंट्रीज होते हैं, तो एक इनका जो मेन मोटिव था ना कि हमारा जो इंडिया है ना वो भी एक स्टैंड करे, उसकी भी एक पोजीशन हो, हर एक कंट्री के बराबर हो वो भी, ठीक है। आगे है द एम मेन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इज द इंक्रीज ग्रोथ। ग्रोथ को इंक्रीज करना, रिड्यूस पॉवर्टी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए, इन्होंने बताया कि इनका मेन मोटिव क्या था? एक तो ग्रोथ को इंक्रीज करना, रिड्यूस पॉवर्टी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इम्प्रूव लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। कंट्रोल इन्फ्लेशन का मतलब होता है ज्यादा, मतलब कम से कम खर्चे, ठीक है, मतलब महंगाई को कम करना, ठीक है, महंगाई पर ज्यादातर ध्यान देना। तो आगे हम करेंगे वाई आर इकोनॉमिक रिफॉर्म नीड, मतलब हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि आप अगर मतलब अगर आंसर लिख रहे हो एग्जाम में तो बढ़ा चढ़ा के लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, जैसे इस तरीके से, जैसे मैं आपको नोट्स देती हूँ। तो टीचर जो होता है ना वो मेन इम्पैक्ट आपका, उनका मेन फोकस होता है कि बच्चे को पता है या नहीं पता, ठीक है, तो वो मेन पॉइंट्स पे ही ध्यान देता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, टू इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या आएगी? इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए। टू रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस करना, कम से कम करना। टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट की संख्या क्या करना? बढ़ाना। हर एक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। आगे क्या है? टू अटैच द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ज्यादातर ध्यान देना। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ज्यादातर ध्यान किस पे देना? फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमारा आया था वो कब आया था? 1991। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आगे करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 वेयर द मेजर चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमिक। इनका जो मेन मोटिव था ना कि गवर्नमेंट की मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनका इम्प्रूवमेंट किस पे था सबसे ज्यादा? कि जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी है उस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। देखिए क्या है, इन 1991 इंडिया वाज फेसिंग अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस। दिस गवर्नमेंट डिड नॉट हैव अ encouraged foreign exchange to pay from an import like oil and machine. To solve this problem, Indian introduction economic reform with the help of IMF and World Bank.
इन्होंने बताया कि एक टाइम था जब इंडिया को ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हमारे इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्राइसिस में। मतलब क्राइसिस का मतलब होता है संकट, ठीक है, आर्थिक संकट। मतलब देखना पड़ा कि हाँ कहाँ से क्या चीज आएगा। जैसे गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह हर एक चीज को क्या करे, खरीद सके। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे इन्होंने एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इम्पोर्ट लाइक ऑयल एंड मशीन्स। ऑयल एंड मशीन्स के लिए पैसे नहीं होते थे कि कैसे खरीदे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने किससे हेल्प ली थी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। आपको पता है जैसे आज जैसे हमारी इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आज इंडिया क्या करता है, मतलब ज्यादातर जो जितनी भी कंट्रीज है ना वो इंडिया से हेल्प लेते हैं, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या मनी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ठीक है, या किसी क्लोथ से रिलेटेड हो, ठीक है। आज जो इंडिया का नाम है जगह जगह है, ठीक है। मतलब हर चीज को लेकर किसी भी कंट्री में अगर आप देखेंगे ना तो वहां पे जो हमारे इंडस्ट्री है यहाँ इंडिया में भी है, और जो यहाँ का माल है ना वहां भी जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसका मेन रिफॉर्म क्या होता है, मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, जिसको हम एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलपीजी पॉलिसी होता क्या है, एलपीजी पॉलिसी देखिए यही होता है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 आर बेस्ड ऑन एलपीजी। मतलब जो हमारा 1991 में बेस्ड है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म, में किस पे बेस्ड है, एलपीजी पे, ठीक है। तो पहला क्या आता है, लिबरलाइजेशन, दूसरा क्या है, प्राइवेटेशन, तीसरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये तीन एलपीजीज होते हैं हमारे, ठीक है। तो पहला क्या है, चलिए हम शुरू करते हैं, लिबरलाइजेशन। मतलब एल, liberalization means reducing government restrictions and control on business and industries। इन्होंने बताया कि इनका जो मेन मोटिव था ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल था। पहले गवर्नमेंट हर एक चीज पर बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल करती थी। वो चाहती थी कि ना ज्यादा से ज्यादा ना गवर्नमेंट सेक्टर ना मतलब इम्प्रूवमेंट करे, गवर्नमेंट सेक्टर इम्प्रूवमेंट करे, और मतलब प्राइवेट सेक्टर वालों को मतलब मौका ही नहीं देते थे वो हर चीज में। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए ना, आज के टाइम में जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करता है, और गवर्नमेंट सेक्टर वो तो है ही है, लेकिन उन्होंने अपने जो इतने भी रिस्ट्रिक्शंस थे ना प्राइवेट सेक्टर वालों पे लगा रखे थे उसको बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया, ठीक है। अगर अर्लियर देखे, अर्लियर क्या है, टू स्टार्ट ऑन एक्सपेंड अ बिजनेस कंपनीज नीडेड अ मैनी लाइसेंस एंड अप्रूवल्स। मतलब जब एक कंपनी, पहले अगर हम देखा जाए ना, एक कंपनी स्टार्ट करे ना, तो स्टार्ट करने से पहले ना उनको ना बहुत सारे लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, वो अप्रूवल होता था। मतलब कितना टाइम लग जाता था एक डॉक्यूमेंट्स को अप्रूवल करने में। तो इस वजह से ना कुछ लोग अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं खोल पाते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में मतलब है, लाइसेंस है, लाइसेंस अप्रूवल है, लेकिन इतने नहीं है जितने पहले थे, ठीक है। आगे देखते क्या है, आफ्टर लिबरलाइजेशन। आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या है, देखिए, फ्यू लाइसेंस वेयर रिक्वायर, मतलब बहुत ही कम लाइसेंस की जरूरत पड़ती है अब। कंपनीज गोट अ फ्रीडम इन प्रोडक्शन, कंपनीज को अब पूरा हक है कि वो आजादी से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सके। देखिए आगे क्या है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिकम अराइजेस। मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम भी क्या है, बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। मतलब वो कर सकते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, चाहे वो कहीं भी करे, इंडिया में करे या इंडिया से बाहर करे, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अर्लियर ओपनिंग अ फैक्ट्री नीड अ गवर्नमेंट प्रोमिस। मतलब जब हम एक फैक्ट्री ओपन करते थे ना तो गवर्नमेंट के ना बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, उसको हम फॉलो करते थे, तब जाके हम एक कंपनी डेवलप कर पाते थे। एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन, जब लिबरलाइजेशन आया, मतलब एलपीजी हमारा आया, तो क्या है, एंटरप्रेन्योर्स could start a business easily and which increase production and jobs। मतलब जैसे ही लिबरलाइजेशन आया तो बिजनेस को हम इजीली तरीके से क्या करते थे, स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। और इंक्रीज प्रोडक्शन एंड जॉब्स, आप अपनी प्रोडक्शन लेवल को भी इंक्रीज कर सकते थे, और जॉब्स जो मतलब इजी तरीके से कर सकते थे और ले भी सकते थे, ठीक है। आगे क्या है हमारा, प्राइवेटेशन। देखिए प्राइवेटेशन क्या होता है, प्राइवेटेशन आपको पता है वैसे, प्राइवेट सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्राइवेटेशन मीन्स रिड्यूसिंग
reducing the role of a government and increasing the role of private companies in the economic। इन्होंने बताया कि जो एक प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या उनका जो रोल था ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर का मीन्स मतलब रिड्यूस द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब उनका मेन मोटिव ये था कि ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो क्या किया जाए, कम किया जाए। एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन द इकोनॉमिक। और क्या करें, प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी उसको क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है। और इकोनॉमिक रोल द प्राइवेट कंपनीज इन द इकोनॉमिक, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा रोल प्राइवेट कंपनीज को दिया जाए, ठीक है। मतलब उन पे गवर्नमेंट कोई ज्यादा रूल्स और पाबंदियां ना लगा सके, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेटेशन आया, ठीक है। The government sold a share of a public sector companies and allow a private companies to work in many sectors। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, सोल्ड करती है शेयर्स को, कहाँ, प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर ऑफ अ कंपनी, एंड अलो अ प्राइवेट कंपनीज टू वर्क इन मैनी सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कि आप कहीं भी काम कर सकते हो, ठीक है, हर एक सेक्टर में काम कर सकते हो। हाँ, अब प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वो भी अपने शेयर्स बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट लोग क्या करती है, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है ना, वो अपने शेयर्स को बेच सकती है, वैसे ही जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपनी जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर में कहीं भी बेच सकती है, ठीक है। आगे देखिए क्या एग्जाम्पल, जैसे प्राइवेट एयरलाइंस एंड टेलीकॉम कंपनीज इम्प्रूव्ड सर्विस एंड कॉम्पिटिशन पीपल नाउ गेट अ बेटर सर्विस एट अ लो प्राइस। जैसे हमारे प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए ना, एयरलाइंस कंपनी है, टेलीकॉम्स कंपनी है, इन्होंने क्या किया, जो इनका सर्विस था ना उसको इम्प्रूव किया, ठीक है। एंड जैसे लोगों को कम रेट में अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। मतलब ज्यादा महंगा भी ना हो और हर कोई पर्सन उसमें क्या कर सके, सफर कर सके, ठीक है। आगे है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये हमें नाम से पता चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कनेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक। इन्होंने बताया कि जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कनेक्ट करना इंडियन इकोनॉमी को किसके साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक में, ठीक है। इट अलो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टेलीकॉम एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द कंट्रीज। मतलब इन्होंने बताया कि मतलब हम फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री होके गुड्स को बेच सकते हैं, इजिली तरीके से सर्विस कर सकते हैं, टेलीकॉम कर सकते हैं, सॉरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर एक कंट्रीज में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंडिया की कंपनी है तो इंडिया में ही करेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की कंपनी है तो वो बाहर अगर दूसरी कंट्री में भी जाके अपना एक फैक्ट्री हो गया या इंडस्ट्री हो गया जाके डेवलप कर सकती है, ठीक है। उसको इन्वेस्टमेंट करने का पूरा हक है। जैसे वहां देखा जाए तो ना, जो फॉरेन की कंट्रीज भी है ना, वो हमारे इंडिया में आके क्या करती है, बहुत ही ज्यादा कंपनियां डेवलप्ड करती है, ठीक है। तो वैसे ही है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में कोई भी कंट्री है किसी भी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है, इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, फॉरेन कंपनीज लाइक एमसी डोनाल्ड्स, अमेजोन एंड सैमसंग स्टार्ट ऑपरेटिंग इन इंडिया। जैसे ये फॉरेन की कंट्रीज है तो इन्होंने स्टार्टिंग करी कहाँ पे, इंडिया में आके, ठीक है। और इंडियन कंपनीज लाइक इन्फ्लोसिस एंड टीसीएस प्रोवाइड सर्विस ग्लोबली। और जो हमारी इंडिया की कंपनी है वो क्या कर सकती है, प्रोवाइड सर्विस ग्लोबली, मतलब वो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो भी अपनी कंपनी डेवलप कर सकती है। तो हमने ये सब पढ़ लिया, अब लास्ट में कंक्लूजन क्या आता है। कंक्लूजन आप ज्यादा से ज्यादा एक वर्ड और दो वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जैसे हमने मीनिंग लिखा है ना, मीनिंग भी लिख सकते हैं हम कि हाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या था। वैसे कंक्लूजन देखा जाए ना तो कंक्लूजन का मतलब होता है कि उससे हमें क्या क्या फायदा हुए हैं, ठीक है, इससे हमारा क्या फायदा हो सकता है, हम ये सब चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन में देखिए क्या लिखा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म हेल्प इन डेवलपिंग द इकोनॉमिक एंड इम्प्रूविंग अ पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या कर का मेन मोटिव है, एक तो डेवलपिंग करना, डेवलपिंग द इकोनॉमिक एंड इम्प्रूविंग अ पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना, मतलब हर एक सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इज टू इंक्रीज द ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी। इनका जो मेन एम था ना
एक तो इंक्रीज करना ग्रोथ को, और रिड्यूस करना पॉवर्टी, गरीबी को सबसे कम करना। कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, कंट्रोल इन्फ्लुएंसेस जो महंगाई है उसको कम करना, और इम्प्रूव करना किसको, लिविंग स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक है ना, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कल हमने क्या किया था, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या क्या किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े थे उसके। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन अ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अलाउ करती है तो उससे हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, पॉलिसी, पॉलिसी मतलब क्या होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी की गई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिसीज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी आर द रूल्स, लॉ एंड डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब होता है एक रूल्स, लॉ और डिसीजन जो किसके द्वारा ली गई हो, गवर्नमेंट के द्वारा ली गई हो। व्हेन दिस पॉलिसीज चेंज देयर डायरेक्टली अफेक्ट हाउ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज वर्क। इससे क्या होता है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारा बिजनेस पे डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है कि वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, जैसे चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो इंडस्ट्री हो। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, चेंज इन द टैक्स टैक्स पॉलिसी। चेंज इन द टैक्स पॉलिसी, टैक्स आपको पता है जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि अगर टैक्स पॉलिसी में चेंज लाई जाए तो उससे हमारी बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, द व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीज और डिक्रीज टैक्स इफ अफेक्ट अ बिजनेस प्रॉफिट। अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो उस पे हमें डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा। किस पे डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस पे। ठीक है, चाहे वो बिजनेस प्रॉफिट गेन करे चाहे वो लॉस गेन करे। ठीक है, चाहे वो, ये डिपेंड करता है किस पे, गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स ज्यादा लेती है तो वो क्या करते हैं, वो बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो कम लेती है तो वो भी बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट का इम्पैक्ट पड़े चाहे वो लॉस का इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, देखिए इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, जैसे अगर गवर्नमेंट हाई टैक्स लेती है तो इससे हम क्या कर पाएंगे, लेस प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब हम उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारा पैसा तो हमारे गवर्नमेंट के पास चल जाएगा। वैसे ही है लो टैक्स अगर गवर्नमेंट लेती है तो इससे हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ठीक है, और जिससे हम अपने बिजनेस के लिए भी कुछ सोच सकेंगे। ठीक है, तो वैसे ही है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, इफ द गवर्नमेंट रिड्यूस द जीएसटी ऑन मोबाइल फोन्स। अगर गवर्नमेंट ने मतलब रिड्यूस किया जीएसटी टैक्स किस पर, मोबाइल फोन पर, तो मोबाइल कंपनीज क्या करेंगी, सबसे ज्यादा फोन सेल करेंगी। ठीक है, मार्केट में, और सबसे ज्यादा क्या अर्न, प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है, आगे है हमारा चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है, देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिसाइड विच इंडस्ट्रीज गेट सपोर्ट। चेंज इन इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कि मतलब हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, ठीक है, वो कैसे स्टैंड करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, कैसे मतलब एक न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कैसे उसमें चेंजेस लाए जाए। ठीक है, क्या उसकी पॉलिसीज होंगी। ठीक है, एक इंडस्ट्रीज की जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशन जो उनकी पॉलिसीज होती है, कोई अगर हम न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमारा, हम ऐसे ही नहीं खोल के बैठ सकते, वो हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन उनकी जो भी डिसीजंस होंगे उन सबको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है,
जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे इम्पैक्टर देखिए गया था, न्यू इंडस्ट्री ग्रो, ओल्ड इंडस्ट्री में बी नीड टू एजेक्टेड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल है इफ द गवर्नमेंट सपोर्ट अ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर, ठीक है। तो ईवी कंपनीज ग्रो फास्टर, जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कंपनी है वो सबसे ज्यादा क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। किसी किसी कंपनी में, कोई कोई कंपनी एक ऐसी होती है ना जिसमें गवर्नमेंट का ना बहुत मतलब बड़ा रोल होता है उसमें, ठीक है। गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये जो इंडस्ट्री है हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रही है, या हमारी इंडिया में जैसे हमारे जैसे ईवी है तो इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, हाँ, तो इसमें किसकी बचत हो रही है, पेट्रोल की बचत हो रही है ना। बाकी इलेक्ट्रिकल का तो यूज हो ही रहा है, देखो, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनका भी सपोर्ट सबसे ज्यादा करती है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा लोग ईवी व्हीकल्स खरीदें, ईवी व्हीकल्स चलाए, ठीक है। तो ये भी एक मेन रोल हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है। आगे है चेंज इन लेबर लॉ, चेंज इन लेबर लॉ का मतलब होता है लेबर लॉ आर रिलेटेड टू वेजेस, मतलब जो मतलब वेजेस से रिलेटेड होता है लेबर, ठीक है, लेबर लॉ, वर्किंग हार्स एंड वर्क सेफली, ठीक है। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस में बी इंक्रीज, मतलब जो हमारा बिजनेस का कॉस्ट होएगा वो क्या होएगा, इससे इंक्रीज होएगा। बेटर लॉ इम्प्रूव वर्क सेटिस्फैक्शन, बेटर लॉ एंड इम्प्रूव वर्क सेटिस्फैक्शन, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, इफ अ मिनिमम वेजेस आर इंक्रीज वर्कर्स अर्न मोर, कम मतलब जो अगर हम हमारे जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो उनकी जो वेजेस है अगर वो थोड़ी सी हम क्या करें, मतलब इम्प्रूव करें, ठीक है, तो वर्कर्स क्या करेंगे, अर्न मोर, वर्कर्स के लिए तो होएगा कि हाँ भाई हमारी पेमेंट इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, ठीक है। लेकिन बट बिजनेस हैव टू पे हाई सैलरी, लेकिन बिजनेस मतलब जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं वो बिजनेस होएगा ना, तो वो जो बिजनेस होंगे ना मतलब अकाउंटेंट हो गए, तो वो ये सोचेंगे शायद हमें पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन एक वर्कर्स के लिए वो पेमेंट क्या आएगी, आम बात होगी उसके लिए, ठीक है, कि हाँ हमारी पेमेंट बढ़ी है, इतनी बड़ी है। लेकिन वो सोचो एक कंपनी में 50 मेंबर्स है तो 50 मेंबर्स की ही पेमेंट क्या आएगी, इंक्रीज होगी सबकी, ठीक है। तो एक कंपनी के लिए भी एक चैलेंजेस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट सेट बाय आरबीआई। इसका मतलब होता है कि जो कोई कंपनी जैसे कोई कंपनी है तो वो ना एक मतलब लोन लेती है, अब वो प्रॉफिट तो अपना अलग से निकालती है और जो कंपनी के जो सेविंग्स है वो भी अलग से निकालती है, ठीक है, वो भी यूज करती है कंपनी में। लेकिन उनको ना जरूरत पड़ती है कि हाँ हमें अपना बिजनेस और ग्रो करना है, तो उनको ना लोन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, किसी ना किसी बैंक से लेते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे इम्पैक्ट देखिए क्या है, लो इंटरेस्ट रेट, अगर लो इंटरेस्ट रेट हुआ तो इजिली लोन क्या करेंगे, ले सकते हैं, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, ठीक है, तो आसान तरीके से हम लोन लेंगे, ठीक है। अगर हाई रेट इंटरेस्ट हुआ तो क्या आएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, मतलब महंगा हो जाएगा एक कंपनी के लिए, ठीक है। वो पे करेगी या अपना प्रॉफिट निकालेगी या ज्यादातर इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है मतलब कंपनी पर और जहां से वो लोन अप्रूवल करा रही है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का मामला है, वो उन दोनों के आपस में डिपेंड करता है, ठीक है। अभी आपने देखा भी होगा, ज्यादातर देखा जाए ना तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो ज्यादा मतलब कंपनीज होती है वो लोन लेती है, तो गवर्नमेंट उनकी कंपनीज को, उन कंपनीज के ना जो लोन्स होते हैं ना वो क्या करती है, माफ कर देती है, ठीक है, और या फिर कुछ परसेंट कम कर देती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, इफ इंटरेस्ट रेट आर रिड्यूस कंपनीज टेक अ लोन इजली टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, मतलब अगर हमें इंटरेस्ट रेट कम रेट में मिले, ठीक है, कंपनी को, तो वो इजी तरीके से लोन ले सकती है और अपने बिजनेस को आगे
एक्सपेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, चेंज इन लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी डिसाइड वेदर प्रीमिसेस इज नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस। इन्होंने बताया लाइसेंसिंग पॉलिसी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई बिजनेस हम खोल रहे हैं तो उसके लिए ना हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कर मतलब वेरीफाई कराने होते हैं। गवर्नमेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो करवाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होगी वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही होता है, मतलब बिजनेस को एक स्टार्ट करने में हमें एक लाइसेंसिंग पॉलिसी अपनानी पड़ती है। ठीक है, इसकी ज़रूरत होती है। तो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी बिजनेस पर। देखिए, इजी एंटर फॉर अ न्यू बिजनेस, इसे हम आसान तरीके से बिजनेस में आ सकते हैं। आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हमने पढ़ा तो 1991 में हमने ये पढ़ा था कि पहले लोगों को ना अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना होता था ना बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते थे। हर एक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना होता था, मतलब बहुत सारे बहुत लॉन्ग एक मतलब शेड्यूल चलता ही रहता था कि हाँ हम कितना करते रहे करते रहे करते रहे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन हाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट से कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं गवर्नमेंट के, वो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मोर कंपटीशन इन द मार्केट, और फिर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होंगे मार्केट में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, आफ्टर लिबरलाइजेशन मेक इंडस्ट्रीज नो लॉन्ग नीड गवर्नमेंट लाइसेंस और मोर कंपनी स्टार्टेड। ठीक है, जब से लिबरलाइजेशन आया है तो जितनी भी कंपनियां आया उनको एक तो ज़्यादा लंबे समय तक रुकना नहीं पड़ता गवर्नमेंट लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, अपने आसान तरीके से अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे है हमारा चेंज चेंज इन प्राइस चेंज इन प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। प्राइस कंट्रोल पॉलिसी देखिए क्या है, गवर्नमेंट में अ फिक्स प्राइस एसेंशियल गुड्स। गवर्नमेंट कहती है कि एक एट अ फिक्स प्राइस रखना चाहिए हमें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, ये नहीं कि हाँ कोई मतलब किसी हम हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट लिख रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें गवर्नमेंट के इस रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे इम्पैक्ट देखिए क्या, प्रोडक्ट कंज्यूमर, इससे क्या आएंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट आएंगे, रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बिजनेस, और प्रॉफिट क्या आएगा, रिड्यूस आएगा मार्जिन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए जैसे क्या है, इन इफ द गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस ऑफ मेडिसिन फार्मास कंपनीज कैन नॉट चेंज हाई कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस। एक फार्मा कंपनी होती है, फार्मा कंपनी का ना जो होता है ना रेट, मेडिसिन का रेट होता है ना उनका ना फिक्स रेट होता है। ठीक है, वो ना कभी भी ना अपने कंपनीज में ना मतलब जो दवाइयों को लेकर ना कभी भी हाई प्राइस नहीं करती है। ठीक है, जो उनका एक फिक्स प्राइस होएगा वही होएगा। ठीक है, ना वो हाई जाएगा ना वो डाउन जाएगा। ठीक है, ताकि उससे हर कोई पर्सन परचेज कर सके। ठीक है, फार्मा जैसे दवाइयों दवाइयों की ज़रूरत आज के टाइम में सबको पड़ती है, तो इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स भी होता है ना वो भी नहीं लगा रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, चेंज इन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी। चेंज इन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है पॉलिसीज रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जो मतलब पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज के टाइम में डिजिटल पेमेंट और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, देखिए अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वैसे गवर्नमेंट हमारी ज़्यादातर यही कहती है कि जितना ज़्यादा हो सके डिजिटल पेमेंट और टेक्नोलॉजी क्या इम्प्रूवमेंट करो। ठीक है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में क्या आएगी, ग्रोथ होएगी और मोर इफिशिएंसी होएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल है गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर अ डिजिटल पेमेंट इंक्रीज ऑनलाइन शॉपिंग एंड यूपीआई यूज। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का पेमेंट करो और इससे हमारी ऑनलाइन जैसे शॉपिंग ये भी सब करो। ठीक है, इससे मतलब हमारा आज का टाइम और पहले के कोरोना से पहले और कोरोना से आज के टाइम में अगर आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है हमारी ऑनलाइन पेमेंट में। ठीक है, अब हर कोई पर्सन चाहे वो 5 रुपये हो चाहे 200 चाहे 1000 हो जितने भी रुपए हो, ठीक है, वो हर एक पर्सन ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं। ठीक है, मतलब हर कोई नहीं कर पाता,
लेकिन आज के टाइम में है, आज के टाइम में बच्चा भी ऑनलाइन पेमेंट करना सीख गया है, ठीक है। तो इससे क्या हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है हर टाइम देखा जाए तो, ठीक है। और ऑनलाइन जो डिजिटल सिस्टम क्या हो रहा है, एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है और डिजिटल सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, तो चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन मतलब हमने सारा पढ़ा, तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी कैन बी गुड एंड challenges for a businesses and businesses must adapt quickly to survive and grow in the market। इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से मतलब गुड कुछ तो चैलेंजेस आती है और कुछ हम बहुत अच्छे तरीके से गुड प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, और चैलेंजिंग हो सकती है, ठीक है। बिजनेस मस्ट बी क्विकली अडोप्ट टू सर्व एंड ग्रो इन द मार्केट, और इजीली तरीके से अडोप्ट कर सकते हैं, ठीक है, सर्वाइव कर सकते हैं और ये कहाँ पे हम मार्केट में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इन द मार्केट, ठीक है। तो नोट्स मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।